सोचिए, आप अपने बेडरूम में हैं, दरवाजे बंद हैं, पर्दे गिरे हुए हैं, आपको लगता है आप अकेले हैं, लेकिन आपको कोई देख रहा है, आपको कोई सुन रहा है, वो है आपका अपना मोबाइल। उसी के जरिए आज एक नया डर फैला हुआ है, डिजिटल अरेस्ट। लोगों को वीडियो कॉल्स आती हैं, वो अपने ही घर में प्रिजनर्स बन जाते हैं और अपनी जीवन भर की कमाई गंवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, स्कैमर्स तो बस शुरुआत है। स्कैमर से बचने के लिए सरकार एक नया डिजिटल जाल बिछा रही है, संचार साथी। ऑन पेपर्स ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन टेक्निकल आर्किटेक्चर को एनालाइज करने पर पता चलता है कि शायद यह इंडिया को एक सर्विलियंस स्टेट में बदल सकता है। आज हम डॉट्स कनेक्ट करेंगे, हम समझेंगे VIOP की इंजीनियरिंग जो डिजिटल अरेस्ट को पॉसिबल बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल लेवल्स जहाँ संचार साथी ऑपरेट करेगा, और VPN टनलिंग का साइंस जो आपको बचा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना धर्मेंद्र यादव, आपका होस्ट। आज हम 5 इजी पॉइंट्स में यह खेल डिकोड कर। फर्स्ट, द ट्रैप, द इंजीनियरिंग ऑफ डिजिटल अरेस्ट। पिछले कुछ महीनों में इंडिया के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हों, डॉक्टर्स हों या वेल एजुकेटेड IT प्रोफेशनल्स, सबके साथ ये फ्रॉड हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डेटा के मुताबिक पिछले 4 महीनों में इंडियंस ने करोड़ों रुपए इस स्कैम में गंवा दिए हैं। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक स्कैम के बारे में नहीं है, यह उस सिस्टम के बारे में है जिसके थ्रू ये स्कैम्स हो रहे हैं। इस स्कैम के पीछे की इंजीनियरिंग को समझते हैं। डिजिटल अरेस्ट सुनने में एक लीगल टर्म लगता है, लेकिन टेक्निकली यह एक कॉलर ID स्पूफिंग है। सबसे पहले लेट्स डिकोड द स्कैम। जब आपको CBI या पुलिस से कॉल आती है तो आप स्क्रीन पर +91 देखते हैं और ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में सेइंग इज नॉट बिलीविंग। यह स्कैमर्स GSM नेटवर्क मीन्स टावर वाला नेटवर्क यूज नहीं करते, ये यूज करते हैं VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह कॉल सिग्नल की तरह नहीं, डेटा पैकेट्स की तरह ट्रैवल करती है। VoIP टेक्नोलॉजी में कॉलर अपनी आइडेंटिटी CLI, कॉलर लाइन आइडेंटिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। नॉर्मल कॉल्स में एक डेडिकेटेड लाइन होती है, लेकिन VoIP में आपकी आवाज़ छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में ब्रेक होती है और इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करती है। इस प्रोटोकॉल में एक फ्लो है, CLI मैनिपुलेशन। एक सिंपल सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट से वो रिसीवर के फ़ोन की स्क्रीन पर +9 100 या CBI हेडक्वार्टर फ्लैश करवा सकते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये प्रोटोकॉल मैनिपुलेशन है। जो आपको वीडियो कॉल पर पुलिस स्टेशन दिखाते हैं वो ओपन OBS, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर और क्रोमा की यानी ग्रीन स्क्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। एक फेक इन्वायरमेंट रेंडर कर लेते हैं। So technically you are not talking to a police officer, you are talking to a highly organized cyber cell social engineer. But there is the myth of digital arrest. Let's break down it. भारतीय कानून यानी इंडियन लॉ में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 41 ने साफ तौर पर कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को इंक्वायरी करनी है तो सबसे पहले वो आपको नोटिस भेजेगा। वो भी असली पुलिस ऑफिसर, CBI या ED ऑफिशियल आपको स्काई या व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके ये नहीं कहेगा कि आप कैमरे के सामने बैठे रहो। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती वीडियो कॉल पर रोक कर रखता है तो ये IPC सेक्शन 342 के तहत रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस बनता है। ये क्रिमिनल्स आपके फियर का फ़ायदा उठाते हैं। इनका वेपन टेक्नोलॉजी नहीं, आपका डर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इस स्कैमर्स के पास आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, और क्या गवर्नमेंट जो नए टूल्स ला रही है वो आपकी सिक्योरिटी के लिए है या आपकी सर्विलियंस के लिए। सेकंड, द रेस्पॉन्स, संचार सारथी आर्किटेक्चर। पिछले कुछ सालों में इंडिया में मोबाइल थेफ्ट और साइबर फ्रॉड एक एपिडेमिक बन चुका था। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स लिखवाने के बावजूद फ़ोन वापस मिलना इम्पॉसिबल सा हो गया था। संचार साथी ने इसे टेक्निकली सोल्व किया है। रिसेंटली ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने संचार साथी पोर्टल प्रमोट करना शुरू किया है। इसके इंटेंशंस क्लियर है। ER मॉड्यूल
सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, अगर फ़ोन चोरी हो जाए तो उसे ब्लॉक करना। एंड द सेकेंड इज चक्षु पोर्टल, फ्रॉड कॉल्स और मैसेज को रिपोर्ट करना। इसका कोर सिस्टम CEIR पर बेस्ड है। हर मोबाइल में एक IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। यह आपके फ़ोन को हार्डवेयर एड्रेस है। जब आप फ़ोन में सिम डालते हैं तो नेटवर्क प्रोवाइडर ISP दो चीज़ें वेरीफाई करता है। फर्स्ट इज IMSI मीन सिम की आइडेंटिटी एंड सेकेंड इज IMEI फ़ोन की आइडेंटिटी। हम इसी पर फोकस करेंगे। संचार सारथी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मेंटेन करता है जिसमें फ़ोन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज व्हाइट लिस्ट मीन्स अलाउड फोन, सेकेंड इज ग्रे लिस्ट मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड एंड थर्ड इज ब्लैक लिस्ट स्टोलन एंड ब्लॉक फोन। टेक्निकली यह सिस्टम एक नेटवर्क लैच बैन लगाता है। अगर आपका IMI ब्लैक लिस्टेड है तो कोई भी इंडियन ISP उस हार्डवेयर को नेटवर्क एक्सेस ग्रांट नहीं करेगा, आपका हार्डवेयर यूजलेस हो जाएगा। दिस इज ब्रिलियंट एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर सिक्योरिटी। यहाँ तक सब स्मूथ एंड नॉर्मल लगता है, लेकिन कंट्रोवर्सी तब आती है जब हम सॉफ्टवेयर लेयरिंग की बात करते हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये ऐप प्री इंस्टॉल्ड और नॉन रिमूवेबल हो। कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट ऐप्स डिफरेंट प्रिविलेज लेवल पर रन करती हैं। फर्स्ट इज यूजर स्पेस, जहाँ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो हम यूज करते हैं, एंड सेकेंड इज सिस्टम और कर्नल स्पेस, जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर चलता है। अगर कोई ऐप मैंडेटरी और नॉन रिमूवेबल है तो टेक्निकली उसे रूट लेवल या सिस्टम लेवल की परमिशन चाहिए होती है। रिस्क ये है कि सिस्टम लेवल ऐप्स के पास सैंडबॉक्सिंग बाईपास करने की पावर होती है। नॉर्मल ऐप्स एक दूसरे का डेटा नहीं देख सकती, ये सैंडबॉक्सिंग। लेकिन सिस्टम ऐप आपके की स्ट्रोक, पासवर्ड, लोकेशन, मेटा डेटा, ऐप यूजेज, कॉल लॉग्स को बैकग्राउंड में रीड कर सकती है। अगर इस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में कोई बग या बैकडोर हुआ तो ये आप द सर्विलियंस स्टेट। सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच एक थिन लाइन होती है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस बेंच ने जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बिना किसी डेटा प्रोटेक्शन लॉ के ऐसे सर्विलेंस टूल मास सर्विलेंस के लिए इम्प्लीमेंट किए जाते हैं देन इट विल बी द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? इफ आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। ये आर्ग्यूमेंट अक्सर वो लोग देते हैं जो सर्विलेंस के खतरे को नहीं समझते। चलिए एक केस स्टडी देखते हैं नॉर्थ कोरिया की। वहाँ स्मार्टफोन कॉमन है लेकिन उनमें इंटरनेट नहीं चलता। वहाँ क्वांगम्योंग नाम का इंटरनेट चलता है। वहाँ के फ़ोन्स में रेड स्टार ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये रैंडम टाइम पर यूजर की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेता है। ऐप फाइल्स को डिलीट नहीं कर सकते, वो फाइल्स हिडन हो जाती हैं पर सिस्टम में ही रहती हैं। हर फाइल एक डिजिटल वाटर मार्क होता है ताकि गवर्नमेंट ट्रैक कर सके कि ये फाइल किसने क्रिएट की और कहाँ भेजी। जब स्टेट को कंट्रोल एब्सल्यूट हो जाता है तब डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया नॉर्थ कोरिया बन रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी का सफ़र एक दिन में नहीं होता। ये धीरे धीरे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आपके प्राइवेट स्पेस में इंटरवेंशन से शुरू होता है। और अगर आज हमने डेटा राइट्स के लिए सवाल नहीं उठाए तो कल हमारे सवाल उठाने का प्लेटफॉर्म भी नहीं बचेगा, क्योंकि समस्या इंटेंशन नहीं, समस्या इम्प्लीमेंटेशन और फ्यूचर मिसयूज की है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है? दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट, द वे फॉरवर्ड। सबसे पहले अवेयरनेस। डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम से बचने का एक ही तरीका है, इन्फॉर्मेशन। अगर कोई पुलिस वाला वीडियो कॉल करे तो डरना बंद कीजिए, कॉल कट कीजिए और 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर रिपोर्ट कीजिए। याद रखिए लीगल प्रोसीजर फिजिकल होता है, डिजिटल नहीं। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। सरकार अगर संचार साथी जैसा टूल लाती है तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल करें। हम एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड करें।
जो सिर्फ कंपनी पर नहीं, गवर्नमेंट की एजेंसी पर भी लागू हो। टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा के लिए होनी चाहिए, हमारी बेड़ियाँ बनाने के लिए नहीं। एंड लास्टली द टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। अवेयरनेस के बाद अब बात करते हैं टेक्निकल डिफेंस की। अक्सर आपने यूट्यूबर्स को वीपीएन प्रमोट करते सुना होगा, लेकिन मार्केट से हटकर चलिए समझते हैं कि ये वीपीएन एक्चुअली काम कैसे करता है और क्या ये वाकई आपको सर्विलेंस से बचा सकता है। जब आप नॉर्मल इंटरनेट यूज करते हैं तो आपका डेटा एक खुली सड़क की तरह ट्रैवल करता है। सबसे पहले यह आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, जियो या वोडाफोन के पास जाता है। आईएसपी के पास आपका आईपी एड्रेस होता है, जो आपके घर का डिजिटल एड्रेस है। गवर्नमेंट एजेंसियां जब चाहें आपके आईएसपी से पूछ सकती हैं कि इस आईपी एड्रेस वाला बंदा अभी क्या सर्च कर रहा है, और आईएसपी को ये बताना पड़ता है। यहाँ एंट्री होती है वीपीएन की, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की। जब आप वीपीएन को ऑन करते हैं तो यह आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक एनक्रिप्टेड टनल बना देता है। अब आपका आईएसपी ये तो देख सकता है कि डेटा जा रहा है, लेकिन यह नहीं देख सकता कि उस डेटा के अंदर क्या है। आपका असली आईपी एड्रेस छुप जाता है और इंटरनेट को लगता है कि आप इंडिया में नहीं बल्कि जर्मनी, यूएसए या फॉरेन किसी दूसरी लोकेशन पर हैं। लेकिन रुकिए, आपको लगता है कि वीपीएन लगाकर आप इनविजिबल हो गए। आप गलतफहमी में हैं। इस एनालिसिस का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। वीपीएन के अपने नेगेटिव हैं। फर्स्ट, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वीपीएन आपकी लोकेशन छुपा सकता है, लेकिन यह आपको मालवेयर या फिशिंग लिंक से नहीं बचा सकता है। अगर आपने किसी फ्रॉड लिंक पर क्लिक किया है तो वीपीएन आपको नहीं बचाएगा, आपका डेटा तब भी चोरी होगा। एंड द सेकेंड इज बैंकिंग इशू एंड स्पीड ड्रॉप्स। इंडिया बैंकिंग एप्स, यूपीआई अक्सर वीपीएन डिटेक्ट कर लेते हैं और काम करना बंद कर देते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन। साथ ही एनक्रिप्शन की वजह से आपकी इंटरनेट स्पीड 30 to 40% तक स्लो हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंडियन लॉ। 2022 में सर्ट इन इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने नया डायरेक्शन इशू किया था। इसके मुताबिक इंडिया में ऑपरेट करने वाली वीपीएन कंपनीज को यूजर्स का डेटा 5 साल तक स्टोर मैंडेटरी था। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट उससे डेटा मांग सकती है। इसलिए कई बड़ी इंटरनेशनल वीपीएन कंपनीज लाइक एक्सप्रेस वीपीएन, सर्फ टैंक ने अपने फिजिकल सर्विस इंडिया से हटा लिए ताकि वो लोग स्टोर करने के इस झंझट से बच सके। सो वीपीएन यूज करना इलीगल नहीं है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई मैजिक शील्ड नहीं है। सो दिस लेड टू आवर फिफ्थ पॉइंट।